तुम्हारे भीतर धन की असीम इच्छा का पता चला है। सुपर रिच सिस्टम बाइंड हो रहा है हर सेकंड 1 युआन, यानी दिन भर में 86,400 युआन। 4 साल तक डिलीवरी बॉय की नौकरी करके तुमने बड़ी मुश्किल से 86,000 युआन बचाए थे, लेकिन सिस्टम वह रकम सिर्फ 1 दिन में तुम्हें दे सकता था। और तुम अभी इस खुशी को ठीक से महसूस भी नहीं कर पाए थे कि सिस्टम ने पहला मिशन जारी कर दिया। उसी समय माँ का फोन आया। उनकी आवाज में झिझक और सावधानी साफ झलक रही थी। उन्होंने धीरे से पूछा, अगले महीने तुम्हारी दादी का 70वां जन्मदिन है, क्या तुम इस बार घर आ सकते हो? तुमने फोन कसकर पकड़ा। कुछ पल चुप रहे, फिर धीमे स्वर में कहा, देखता हूँ। ऐसा नहीं था कि तुम घर नहीं जाना चाहते थे, असल बात यह थी कि तुम लौट ही नहीं सकते थे। क्या जाकर रिश्तेदारों को बताते कि बड़े शहर में तुम इलेक्ट्रिक बाइक पर खाना पहुंचाने का काम करते हो? तभी फोन के दूसरी तरफ पिता की भारी आवाज गूंजी, अब इसके पंख निकल आए हैं, घर आने की भी फुर्सत नहीं, ऐसे बेटे का क्या फायदा। लेकिन अगले ही पल उनकी आवाज अचानक धीमी पड़ गई। एक लंबी सांस लेते हुए उन्होंने कहा, बाहर भी इसकी जिंदगी आसान नहीं होगी। ये सुनते ही तुम्हारी आंखें लाल हो गईं। तुमने मोबाइल बैंकिंग खोली। स्क्रीन पर 86,000 युआन की बचत दिखाई दे रही थी। 4 साल की पूरी कमाई, 4 साल का खून पसीना। जिन्हाई शहर में घरों की औसत कीमत 60,000 युआन प्रति वर्ग मीटर थी। तुम्हारी सारी बचत मिलाकर आधा वर्ग मीटर भी नहीं खरीदा जा सकता था। उसी समय तुम्हारे दिमाग में एक ठंडी यांत्रिक आवाज गूंजी, धन के प्रति आपकी असीम इच्छा का पता चला है। सुपर रिच सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हो गया है। तुम उछलकर बिस्तर से खड़े हो गए और बिना सोचे खुद को जोरदार थप्पड़ मार दिया। चेहरे पर तेज दर्द उठा। इसका मतलब यह सपना नहीं था। तुमने आंखें बंद करके सिस्टम पैनल खोला और अगले ही पल स्तब्ध रह गए। प्रारंभिक आय 1 युआन प्रति सेकंड, यानी 1 मिनट में 60 युआन, 1 घंटे में 3,600 युआन और 1 दिन में 86,400 युआन। 4 साल की मेहनत से जो पैसा जोड़ा था, सिस्टम अब उसे सिर्फ 1 दिन में कमा सकता था। फिर सिस्टम ने नया संदेश दिखाया, कुल खर्च 10 लाख युआन पहुंचने पर सिस्टम अपग्रेड होगा। इसके साथ ही एक शुरुआती मिशन भी मिला, शाम 5 बजे से पहले इस्तीफा जमा करें। इनाम न्यूबी गिफ्ट पैक। वैसे भी ये नौकरी तुम बहुत पहले छोड़ना चाहते थे। अगली सुबह 10:30 बजे मोबाइल में स्टेशन मैनेजर गांव कियांग की कर्कश आवाज गूंज उठी। वह लगातार फोन पर चिल्ला रहा था, जल्दी ऑनलाइन आ, इतने ऑर्डर पड़े हैं। तुम आदतन माफी मांगने ही वाले थे, लेकिन अचानक रुक गए। वैसे भी आज इस्तीफा देना था। फिर जल्दी किस बात की? तुमने तुरंत सिस्टम पैनल खोला। उसमें 36,000 युआन की निकासी योग्य राशि दिखाई दे रही थी। तुमने मन ही मन निकालो कहा। अगले ही सेकंड बैंक का मैसेज आ गया, तुम्हारे खाते में 36,000 युआन जमा हो चुके थे। बैलेंस सीधे 1,20,000 युआन हो गया। स्क्रीन पर वह संख्या देखकर तुम खुद को रोक नहीं पाए। किराए के छोटे से कमरे में पागलों की तरह हंसने लगे, यहाँ तक कि खुशी में जमीन भी थपथपा दी। कुछ देर बाद तुमने अपनी सबसे साफ सुथरी स्पोर्ट्स ड्रेस पहनी, पीला डिलीवरी यूनिफॉर्म उठाया और बाइक लेकर स्टेशन की ओर निकल पड़े। रास्ते में चलती हवा चेहरे से टकराई। तुम अचानक गाना गुनगुनाने लगे। 4 साल से डिलीवरी करते हुए पहली बार लगा, जिन्हाई की हवा इतनी मीठी भी हो सकती है। कुछ देर बाद तुम स्टेशन पहुंच गए। अंदर सिर्फ गांव कियांग था। वह एक तरफ ऑर्डर संभाल रहा था, दूसरी तरफ ठंडे बन मुंह में ठूंस रहा था। तुम दरवाजा खोलकर अंदर घुसे। गांव कियांग ने सिर भी नहीं उठाया। आदतन डांटने ही वाला था, लेकिन उससे पहले तुमने उसे कुर्सी समेत धक्का दे दिया। कुर्सी आधा चक्कर घूम गई। उसके मुंह का बन लगभग बाहर निकल गया। वह हैरानी से तुम्हें घूरने लगा। आज तुम साफ कपड़ों में थे, बाल भी ठीक से संवारे हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा उसकी नजर जिस चीज पर गई वह था तुम्हारे हाथ में पकड़ा पीला डिलीवरी यूनिफॉर्म। तुम आराम से कुर्सी पर बैठे, एक पैर दूसरे पर चढ़ाया और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोले, कियांग भाई, मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। गांव कियांग कुछ सेकंड तक तुम्हें घूरता रहा, फिर हाथ बढ़ाकर तुम्हारे माथे को छुआ। बुखार तो नहीं है? क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है? तुमने उसका हाथ झटक दिया और दोबारा कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में इस्तीफा दे रहा हूँ। गांव कियांग चुप हो गया। उसने सिगरेट जलाई, एक तुम्हें दी। दोनों बाहर दरवाजे पर बैठ गए। धुआं उड़ता रहा, लेकिन काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। आखिरकार गांव कियांग ने पूछा, कहीं अच्छी नौकरी मिल गई क्या? तुमने सिर हिलाया। नहीं, मैं नौकरी बदल नहीं रहा, बस घर जाना चाहता हूँ। तुमने जमीन पर पड़ती अपनी परछाई को देखते हुए धीरे से कहा, 4 साल हो गए, मैं एक बार भी घर नहीं गया। यह सुनकर गांव कियांग ने सिगरेट का आखिरी कश लिया, फिर उसे जमीन पर फेंक कर पैर से कुचल दिया और धीरे धीरे खड़ा हो गया। गांव कियांग ने दराज खोली, एक इस्तीफे का फॉर्म निकाला और तुम्हारी तरफ बढ़ा दिया। तुम मेज पर झुककर फॉर्म भरने लगे। तुम्हें लिखते हुए देखकर उसे 4 साल पहले का वह दिन याद आ गया जब पहली बार तुम इस स्टेशन पर आए थे। अनजाने में उसने एक लंबी सांस ली। फॉर्म पूरा होते ही उसने उसे उठाकर देखा और बोला, फाइनेंस वालों से मैं बात कर चुका हूँ, तुम्हारी सैलरी आज दोपहर तक खाते में आ जाएगी। तुम सीधे खड़े हो गए, फिर पूरे सम्मान के साथ उसकी तरफ झुककर गहरा प्रणाम किया। कियांग भाई, इन सालों में आपने बहुत मदद की, धन्यवाद। गांव कियांग इस अचानक मिले सम्मान से घबरा गया। उसने जल्दी से तुम्हारे कंधे पर हाथ मारा। अरे अरे, ये सब क्या कर रहा है? जब शादी हो जाए तो बुला लेना, बस इतना काफी है। तुम हंस पड़े। ठीक है, लेकिन लाल लिफाफा मोटा होना चाहिए। दोनों हंस दिए। फिर शाम को विदाई की दावत तय हुई। तुम अपनी पुरानी इलेक्ट्रिक बाइक पर बैठकर निकलने ही वाले थे कि पीछे से गांव कियांग ने आवाज दी, ज़ियानफान। तुमने मुड़कर देखा, वह स्टेशन के दरवाजे पर खड़ा था। चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा गंभीर थी। इस काम में कोई शर्म की बात नहीं है, भविष्य में चाहे जो बन जाना, लेकिन इस सड़क पर जो बारिश तुमने झेली है उसे कभी मत भूलना। तुम कुछ पल के लिए चुप रह गए, फिर जोर से सिर हिलाया, नहीं भूलूंगा। इसके बाद तुम बाइक स्टार्ट करके ट्रैफिक में निकल गए। उसी समय दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, न्यूबी मिशन पूरा हुआ, इनाम न्यूबी गिफ्ट पैक। तुमने उत्साह दबाते हुए किराए के कमरे में वापसी की, दरवाजा बंद किया, खिड़कियां लॉक की, फिर मन ही मन आदेश दिया, खोलो। अगले ही पल सिस्टम की आवाज सुनकर तुम्हारे होश उड़ गए। बधाई हो, आपको इंटरनेशनल मेट्रोपोलिस में 720 वर्ग मीटर का सुपर लग्जरी रिवर व्यू पेंट हाउस प्राप्त हुआ है। बधाई हो।
आपको एक मर्सिडीज G63 प्राप्त हुई है। तुम कुछ सेकंड तक सांस लेना ही भूल गए। वह शहर का सबसे प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट था, CBD का लैंडमार्क, जहां एक वर्ग मीटर की कीमत लगभग 3 लाख युआन थी। 720 वर्ग मीटर का टॉप फ्लोर पेंट हाउस, कुल कीमत 200 मिलियन युआन से भी अधिक। और मर्सिडीज G63 पहले से ही उस हवेली के निजी पार्किंग स्लॉट में खड़ी थी। 20 मिनट बाद तुम अपनी पुरानी इलेक्ट्रिक बाइक पर बैठकर उस आलीशान सोसाइटी के गेट पर पहुंचे। डिलीवरी करते समय तुम इस जगह से अनगिनत बार गुजरे थे, लेकिन कभी अंदर जाने का मौका नहीं मिला। जैसे ही तुमने बाइक पार्क की, एक सुरक्षा गार्ड दौड़ता हुआ आया। वह विनम्रता से बोला, सर सामान मुझे दे दीजिए, हम ऊपर पहुंचा देंगे। तुमने अपने कपड़ों की तरफ देखा। पूरी ड्रेस की कीमत शायद 200 युआन भी नहीं थी। फिर शांत स्वर में कहा, मैं डिलीवरी करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ का मालिक हूँ। गार्ड का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने तुम्हें देखा, फिर तुम्हारी पुरानी बाइक को देखा, फिर दोबारा तुम्हें देखा। हालांकि उसके चेहरे पर शक साफ दिखाई दे रहा था, फिर भी उसने शिष्टाचार बनाए रखा। तुरंत फोन मिलाकर पुष्टि करने लगा। कुछ सेकंड बाद लॉबी के अंदर से उसकी लगभग चीख निकल गई। क्या? बिल्डिंग नंबर 7 का टॉप पेंट हाउस। गार्ड भागता हुआ वापस आया। इस बार उसका रवैया पूरी तरह बदल चुका था। उसने झुककर लगभग 45 डिग्री का आदरपूर्ण अभिवादन किया। मिस्टर जियान, स्वागत है, घर में आपका स्वागत है। तुम कुछ कहने ही वाले थे कि पीछे से ऊंची एड़ी की सैंडल की तेज आवाज सुनाई दी। एक बेहद आकर्षक प्रोफेशनल महिला तेजी से तुम्हारी ओर आई। हल्की सांस लेते हुए उसने अपना परिचय दिया। नमस्ते मिस्टर जियान, मैं आपकी निजी प्रॉपर्टी मैनेजर चू यून्युए हूँ। एक पल के लिए तुम्हारे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे, लेकिन तुमने तुरंत उन्हें झटक दिया। चू यून्युए तुम्हें सभी औपचारिकताओं से गुजारती रही। जब स्टाफ ने दोनों हाथों से प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट तुम्हें सौंपा, तुम्हारी उंगलियां हल्के हल्के कांपने लगीं। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। चू यून्युए ने बेहद सामान्य अंदाज में कहा, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सेंटर की तरफ से आपको 2 साल की मेंटेनेंस फीस मुफ्त दी गई है। वैसे सालाना फीस सिर्फ 1,48,000 युआन है। तुम्हें याद आया, जिंदगी में अब तक तुम्हारे पास सबसे कीमती दस्तावेज शायद कुछ हजार युआन का सर्टिफिकेट था, लेकिन अब तुम्हारे हाथ में जो प्रॉपर्टी डीड थी उसकी सिर्फ साल भर की मेंटेनेंस फीस ही 1,48,000 युआन थी। 2 साल की फीस लगभग 3 लाख युआन। इतना पैसा कमाने के लिए तुम्हें डिलीवरी बॉय की नौकरी में 5 साल तक बिना कुछ खर्च किए काम करना पड़ता। इसके बाद चू यून्युए तुम्हें निजी लिफ्ट तक ले गई। ये एक ऐसी लिफ्ट थी जो सीधे तुम्हारे फ्लोर तक जाती थी। एक फ्लोर, एक ही घर। लिफ्ट सीधे 39वीं मंजिल पर पहुंची। दरवाजा खुलते ही तुम पूरी तरह स्तब्ध रह गए। भारी मुख्य दरवाजा खुला। सामने विशाल लिविंग रूम था, इतना बड़ा कि तुम्हें विश्वास ही नहीं हुआ। छत पर लगा क्रिस्टल झूमर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरा तारों भरा आसमान उल्टा टांग दिया हो। लेकिन असली दृश्य था 270 डिग्री का विशाल ग्लास विंडो पैनल। आधा शहर तुम्हारे पैरों के नीचे दिखाई दे रहा था। डूबते सूरज की रोशनी नदी पर पड़कर ऐसे चमक रही थी मानो लाखों सोने के टुकड़े पानी में बिखरे हों। अगले 20 मिनट तुम सपने जैसी हालत में पूरा घर देखते रहे। हर कमरा, हर कोना, हर सजावट तुम्हारी समझ से परे थी। आखिरकार जब तुम मास्टर बेडरूम की बालकनी में खड़े हुए और दूर अपने पुराने झुग्गी वाले इलाके को नाखून जितना छोटा देखा, तब पहली बार महसूस हुआ, कभी कभी सामाजिक स्तर बदलने में पूरी जिंदगी नहीं, सिर्फ एक पल लगता है। तभी तुम्हें एहसास हुआ कि चू यून्युए कब तुम्हारे पीछे आकर खड़ी हो गई थी। उसने मुस्कुराते हुए अपना बिजनेस कार्ड आगे बढ़ाया। उसकी आवाज धीमी और गर्म थी। मिस्टर जियान, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो। उसकी आंखों में वह गहरा इशारा था जिसे सिर्फ बड़े लोग समझ सकते थे। तुमने उसका विजिटिंग कार्ड तो ले लिया, लेकिन तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आलीशान बंगला देखने के बाद अब बारी उस स्टील के दैत्य जैसी कार की थी। तुमने पूरे एंट्रेंस एरिया में खोजबीन की और आखिरकार तुम्हें क्रिस्टल जैसी दिखने वाली मर्सिडीज की चाबी मिल गई। तुम्हें लगा था कि यह किसी सोने की ईंट की तरह भारी होगी, लेकिन हाथ में आते ही वह हैरान करने वाली हल्की निकली। तुम बेसमेंट के गैरेज की ओर भागे। जैसे ही वॉइस एक्टिवेटेड लाइटें जलीं, तुम वहीं ठिठक गए। वह नजारा शब्दों में बयान करना मुश्किल था। कार का गहरा नीला रंग रोशनी में पानी की लहरों की तरह चमक रहा था। उसकी बॉडी की आक्रामक और दमदार डिजाइन पूरे पार्किंग एरिया पर अपना दबदबा बना रही थी। कमाल है, तुम्हारे मुंह से अपने आप निकल गया। तुम कार के चारों ओर 3 चक्कर लगाए। उसके मर्सिडीज लोगों की न जाने कितनी तस्वीरें खींची। बड़ी मुश्किल से खुद को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से रोका। दरवाजा खोलकर जब तुम हाथीदांत रंग की असली लेदर सीट पर बैठे, तो लकड़ी की प्रीमियम खुशबू से भरे उस केबिन ने तुम्हें ऐसा एहसास कराया जैसे जीवन की सारी परेशानियां वसूल हो गई हों। तुमने स्टार्ट बटन ढूंढा और अंगूठे से दबा दिया। गर्जना! इंजन की आवाज पूरे गैरेज में गूंज उठी। तुम्हारे हाथों के रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई साधारण कार नहीं थी, करोड़ों की सुपर लग्जरी मशीन थी। तुमने गहरी सांस ली और स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया। इतनी महंगी कार चलाने के डर से तुम लगभग हास्यास्पद सावधानी के साथ पार्किंग से बाहर निकले। एक मोड़ पर तो कार लगभग खंभे से टकरा ही गई थी। घबराकर तुमने जोर से ब्रेक मारा और दिल जैसे गले तक आ गया। जब आखिरकार तुम उस विशाल मर्सिडीज को सोसाइटी के गेट से बाहर निकालने में सफल हुए, तो गार्ड की आंखें फटी की फटी रह गईं। अभी कुछ देर पहले तक वही लड़का इलेक्ट्रिक स्कूटर पर घूम रहा था और अब करोड़ों की लग्जरी कार चला रहा था। उधर सभी लोग कुछ सेकंड तक चुप रहे। इस बीच ओल्ड बॉयज ढाबे में तुम्हारे दोस्त काफी देर से इंतजार कर रहे थे। मोटू पेट सहलाते हुए शिकायत कर रहा था, यार फैन भाई आएंगे भी या नहीं? भूख से मेरी 20 सेंटीमीटर चर्बी भी पिघलने लगी है। गांव क्यांग तुम्हें फोन करने ही वाला था। उसे डर था कि रास्ते में तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। तभी कमरे का दरवाजा खुला और तुम अंदर आ गए। सॉरी दोस्तों, घर साफ करते करते सो गया था। तुमने मुस्कुराकर माफी मांगी और बैठ गए। इन संघर्षों के साथियों को देखकर तुम्हारे मन में अजीब भावनाएं उठ रही थीं। मोटू उछल पड़ा, अरे यार आखिरकार आ ही गए। झांग योंग और झेंग जिनबाओ भी तुरंत खड़े हो गए और तुम्हारा स्वागत करने लगे। ये लोग हमेशा एक दूसरे का सहारा बनकर जीते आए थे।
टेबल पर सजे परिचित व्यंजनों को देखते हुए तुम सोच रहे थे कि खाना खत्म होने के बाद इन्हें अपनी नई पहचान के बारे में कैसे बताओगे। तुम वही इंसान थे जो कभी 5 रुपए से महंगा नाश्ता करने से भी डरता था, लेकिन आज तुमने ढाबे में 2000 रुपए की शानदार दावत मंगवा दी थी। मोटू की आंखें तब और चौड़ी हो गईं जब उसने लहसुन वाली झींगे और महंगे व्यंजन देखे। वह हैरान होकर बोला, भाई आज क्या बात है, इतनी शाही दावत। लेकिन तुमने आराम से गांव क्यांग की प्लेट में एक और बड़ा केकड़ा रख दिया और मुस्कुराकर कहा, विदाई का खाना है, थोड़ा अच्छा तो होना चाहिए। गांव क्यांग ने गहरी सांस लेते हुए सिगरेट का कश लगाया। तो क्या कल गांव वापस जा रहे हो? तुमने लाइटर लिया, सिगरेट जलाई और धीरे धीरे धुआं छोड़ते हुए कहा, अभी कुछ दिन और जिन्हाई में रुकूंगा। इतने साल इस शहर में मेहनत की है, लेकिन कभी इसे ठीक से देखा ही नहीं। हालांकि सिस्टम हर सेकंड तुम्हारे खाते में पैसा डाल रहा था, फिर भी तुम्हें अगले महीने दादी का जन्मदिन याद था। गांव क्यांग ने आह भरते हुए कहा, पता नहीं अब अगली मुलाकात कब होगी। तुम उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराए। तुम्हारे मन में बस एक ही बात चल रही थी, अगली बार जब ये दोस्त तुमसे मिलेंगे तो तुम्हारी असली हैसियत देखकर शायद बोलना ही भूल जाएंगे। खाने के दौरान मोटू और झांग योंग फिर से अपनी पुरानी शरारती बातों में लग गए। मोटू ने तो तुम्हें भी साथ चलने का न्योता दे दिया, ये कहकर कि यह तुम्हारी विदाई पार्टी होगी, लेकिन तुमने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। 300 रुपए वाली छोटी मोटी खुशियां अब तुम्हारी नई पहचान के सामने बहुत छोटी लगने लगी थी। खाना खत्म होने पर तुमने बिना झिझक 2000 रुपए का बिल चुकाया। इतना पैसा खर्च करते समय तुम्हारा हाथ एक बार भी नहीं कांपा। दोस्तों को विदा करते समय तुमने खास तौर पर गांव क्यांग से कहा, अगर कभी किसी परेशानी में फंस जाओ तो बिना सोचे मुझे फोन करना। गांव क्यांग को लगा कि तुम बस औपचारिकता निभा रहे हो। वह मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर अपनी पुरानी टूटी फूटी कार की ओर बढ़ गया, लेकिन जैसे ही वह कुछ दुकानों के पीछे से होकर गुजरा, उसके कदम अचानक रुक गए। 2 जर्जर वैनों के बीच एक गहरे नीले रंग की विशाल मर्सिडीज खड़ी थी। उसकी महंगी चमकदार पेंटिंग पीली स्ट्रीट लाइट में ऐसी दमक रही थी कि आसपास की सारी गाड़ियां कबाड़ जैसी लग रही थीं। गांव क्यांग की नजर उस कार पर अटक गई। वह अनजाने में उसके चारों ओर घूमने लगा। तभी उसकी नजर विंडशील्ड के पीछे रखे एक अस्थायी पास पर पड़ी। वह पास उसे बेहद परिचित लगा। उधर तुम अभी अभी अपने दोस्तों को विदा करके निकले थे और इधर अगले ही पल गांव क्यांग ने ऐसा दृश्य देख लिया जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। वह उस लगभग 30 लाख की मर्सिडीज के सहारे खड़ा होकर फोटो खींचने और सोशल मीडिया पर थोड़ा रौब झाड़ने की सोच रहा था, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक परिचित चेहरा सीधे उसी कार की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वो कोई और नहीं बल्कि तुम थे। तुमने जेब से चाबी निकाली और हल्का सा बटन दबाया। तुरंत कार की लाइटें 2 बार चमकी। अगले ही पल इंजन की गहरी गर्जना गूंज उठी। यह आवाज गांव क्यांग के दिल पर किसी हथौड़े की तरह लगी। जब तुम अपनी शानदार कार लेकर उसकी पुरानी गाड़ी के पास से गुजरे तब तुमने उसकी तरफ देखा तक नहीं। गांव क्यांग पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसके हाथ से मोबाइल लगभग छूट गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ, इसलिए उसने खुद को जोर से थप्पड़ तक मार लिया कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा। जब तक तुम्हारी कार की लाल टेल लाइट अंधेरे में गायब नहीं हो गई, वह वहीं खड़ा रहा। फिर कांपते हाथों से उसने सिगरेट जलाई। तुम्हारे जाते समय कहे गए शब्द, अगर कभी कोई परेशानी हो तो मुझे फोन करना, अब उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। उसे समझ आ गया कि वह कोई औपचारिक बात नहीं थी, वह एक छिपे हुए अरबपति की तरफ से अपने दोस्त के लिए सच्ची पेशकश थी। अब गांव क्यांग को सब समझ आने लगा। हाई स्कूल के बाद नौकरी करना, डिलीवरी बॉय बनकर मेहनत करना, पैसों के लिए संघर्ष करना, ये सब शायद तुम्हारे लिए सिर्फ जिंदगी का अनुभव लेने का एक तरीका था। अब परिवार का आदेश आया था और तुम्हें अरबों की संपत्ति संभालने वापस जाना था। जितना वह सोचता उतना ही हैरान होता जाता। हंसते हंसते उसकी आंखें भीग गईं। आखिर में उसने मोबाइल निकाला, तुम्हारा नंबर खोला और पुराने निकनेम को हटाकर बड़े सम्मान से नया नाम सेव किया। अगले दिन तुम अपनी नई आलीशान हवेली में थे, लेकिन समस्या यह थी कि इतनी बड़ी कोठी में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उससे भी बड़ी परेशानी थी सुंदर महिला मैनेजर की वह बात, आपकी किसी भी जरूरत का इंतजाम किया जाएगा। उसके शब्द बार बार तुम्हारे दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन तुम तो 20 साल से भी ज्यादा समय तक किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ पाए थे। ऐसे संकेतों का जवाब देना तुम्हारे बस की बात नहीं थी। आखिरकार तुमने सोचना बंद किया और पहले पेट भरने का फैसला किया। जब तुमने वॉक इन वार्डरोब खोला तो हंसी छूट गई। इतनी विशाल अलमारी में टंगे हुए सारे कपड़े वहीं सस्ते सड़क किनारे खरीदे हुए पुराने कपड़े थे। यह दृश्य बेहद मजाकिया लग रहा था। तुमने एक पुरानी फटी हुई हुडी पहनी, फिर सिस्टम खोलकर 90,000 रुपए निकाले। अब तुम्हारे पास कुल 2 लाख रुपए थे। जेब में पैसे डालकर तुम सीधे इंटरनेशनल ट्रेड मॉल पहुंच गए। लेकिन जैसे ही तुम एक पुरुषों के कपड़ों की दुकान में दाखिल हुए, वहां मौजूद 6 सेल्स पर्सन ने एक साथ तुम्हारी तरफ देखा और फिर तुरंत नजरें हटा ली। उनके हिसाब से तुम कोई ग्राहक नहीं लग रहे थे। यहाँ तक कि महिला मैनेजर ने भी तुम्हें देखने की जरूरत नहीं समझी। उसने नई इंटर्न लड़की श्याओ वांग को आगे धकेल दिया, जाओ तुम संभालो, थोड़ा अनुभव भी हो जाएगा। तुमने उस घबराई हुई लड़की को देखा जिसका नेम टैग तक उल्टा लगा हुआ था। तुमने बिना समय बर्बाद किए कपड़ों की ओर इशारा किया, यह वाला और वह वाला भी, साथ में 2 पैंट और 2 जोड़ी जूते, कुल 6 सेट तैयार करो, मैं ट्राई करूंगा। 6 सेट? लड़की की आवाज कांप गई। फिर भी उसने तेजी से तुम्हारे नाप के अनुसार कपड़े तैयार कर दिए। 3 मिनट बाद जब तुम ट्रायल रूम से बाहर निकले तो आईने में दिख रहा इंसान देखकर तुम खुद भी चौंक गए। कुछ देर पहले तक तुम एक आम मजदूर जैसे दिख रहे थे, अब तुम किसी बड़े कॉर्पोरेट सीईओ की तरह नजर आ रहे थे। श्याओ वांग तो तुम्हें देखकर पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गई। वह हकलाते हुए बोली, बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं। तुमने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। उसे लगा कि शायद तुम कीमत देखकर खरीदने का इरादा छोड़ दोगे, लेकिन तुमने हाथ हिलाते हुए कहा, बाकी सेट ट्राई करने की जरूरत नहीं है। उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसे लगा कि बिक्री हाथ से निकल गई। वह कपड़े समेटने ही वाली थी कि तुमने अगला वाक्य कहा, सब पैक कर दीजिए और जो मैंने पहन रखा है
उसे भी नहीं बदलूंगा, इसी में चला जाऊंगा। क्या क्या सब खरीद रहे हैं? श्याओ वांग की आवाज अचानक कई गुना ऊंची हो गई। काउंटर पर खड़े बाकी सेल्स पर्सन भी दंग रह गए। जब बिलिंग मशीन पर 1,21,400 रुपए की राशि दिखाई दी तो महिला मैनेजर का चेहरा उतर गया। उसे तब एहसास हुआ कि उसने एक असली करोड़पति ग्राहक को गरीब समझ लिया था। पेमेंट करने के बाद श्याओ वांग ने खुद तुम्हारे कपड़ों के बैग घर तक पहुंचाने की पेशकश की। तुमने एक कागज पर पता लिखकर उसे दिया और चले गए, लेकिन तुम्हारे जाते ही दुकान में हड़कंप मच गया। पहले तुम्हारा मजाक उड़ाने वाली घुंघराले बालों वाली सेल्स गर्ल श्याओ वांग के पास आई और ईर्ष्या से बोली, क्या आजकल अमीर लोग इतने सादे कपड़े पहनते हैं? श्याओ वांग ने सावधानी से वो पता वाली पर्ची संभालते हुए धीरे से कहा, वह लड़का जो सड़क किनारे वाले कपड़े पहनकर आया था, वह इंटरनेशनल सिटी के लग्जरी विला में रहता है। ये सुनते ही सेल्स गर्ल के हाथ से हैंगर गिर पड़ा और महिला मैनेजर के हाथ का चाय का कप आधा छलक गया। सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, होस्ट में धन के प्रति असीम लालसा पाई गई है। सुपर रिच सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय है। हर सेकंड 1 युआन की आय। तुमने अभी अभी 1.2 लाख युआन खर्च करके 6 नए कपड़ों के सेट खरीदे थे। एक सेट की कीमत तुम्हारे पुराने 2 महीने के खाने के खर्च से भी ज्यादा थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि तुम किसी मिशेलिन रेस्टोरेंट में नहीं गए, बल्कि सीधे एक साधारण सिचुआन चाइनीज रेस्तरां में घुस गए। मेन्यू पर अब भी तेल की चमक दिखाई दे रही थी। तुमने बैठते ही ऑर्डर दिया, एक हुईगोरो दोबारा पकाया गया पोर्क, एक युशियांग रोसी फिश फ्लेवर श्रेडेड पोर्क और पहले 2 कटोरे चावल। अगले ही पल हुईगोरो की भुनी हुई खुशबू और बीन्स पेस्ट की महक सीधे नाक में घुस गई। तुमने एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डाला। चर्बी तुरंत पिघल गई। दुबला मांस नरम और रसदार था। मसालेदार सॉस का स्वाद जीभ पर फटते पटाखों जैसा लगा। इसके बाद युशियांग रोसी का स्वाद तो और भी कमाल निकला। हर निवाला ऐसा लग रहा था जैसे मुंह में छोटे छोटे आतिशबाजी के फूल खिल रहे हों। तुमने 2 कटोरे चावल खत्म किए, फिर हाथ उठाकर कहा, 2 कटोरे और। जब वेटर चावल लेकर आया तो तुम्हें देखने का उसका अंदाज थोड़ा बदल चुका था, लेकिन जब तुमने 4 कटोरे खत्म कर दिए और फिर से हाथ उठाया तो वेटर का चेहरा ही बदल गया। और चाहिए? तुमने होंठ चाटे। नहीं, बिल ले आओ। बिल आया 258 युआन। तुमने मोबाइल निकाला, लेकिन दिमाग ने खुद हिसाब लगा लिया। पहले के दिनों में ये रकम तुम्हारे पूरे 1 हफ्ते के खाने के बराबर थी। जब तुम रेस्तरां से बाहर निकले और शीशे की बड़ी खिड़की के सामने से गुजरे, अचानक रुक गए। शीशे में खुद को देखकर तुमने महसूस किया कि हजारों युआन के पोलो ब्रांड के कपड़ों ने सचमुच तुम्हारी पूरी छवि बदल दी थी। लेकिन तुम्हारे सिर पर बिखरे हुए बाल अब भी ऐसे लग रहे थे जैसे किसी स्पोर्ट्स कार पर ट्रैक्टर का इंजन लगा दिया गया हो। तुमने हाथ से बाल संवारने की कोशिश की, कोई फायदा नहीं हुआ। तुरंत मोबाइल निकाला और गुमाओ सेंटर की 3री मंजिल पर मौजूद 4.9 स्टार रेटिंग वाले हेयर स्टूडियो की ओर चल पड़े। जैसे ही अंदर दाखिल हुए, लकड़ी की हल्की खुशबू ने स्वागत किया। काले यूनिफॉर्म में खड़ा रिसेप्शनिस्ट तुरंत मुस्कुराते हुए आया। सर, हेयर स्टाइलिंग करवानी है या मसाज भी चाहिए? तुमने शांत स्वर में जवाब दिया, हेयर स्टाइलिंग। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत पैकेज बताने शुरू किए। 588 युआन बेसिक, 888 एडवांस, 1288 प्रीमियम और 1888 युआन में हमारे चीफ स्टाइलिस्ट टोनी सर। फिर से टोनी। तुम हंस पड़े। फर्क क्या है? रिसेप्शनिस्ट रहस्यमयी अंदाज में झुककर बोला, 1888 वाले चीफ स्टाइलिस्ट पहले हांगकांग में कई सेलिब्रिटीज के बाल बनाते थे। बहुत लोग खास तौर पर उनसे स्टाइल करवाने उड़कर आते हैं। तुम्हें वॉशिंग एरिया में ले जाया गया। काले रंग की हेयर वॉश चेयर पर लेटते ही सिर बेसिन के किनारे टिका। तभी किसी ने धीरे से तुम्हारे कंधों पर हाथ रखा। सर, रिलैक्स कीजिए, पहले थोड़ा शोल्डर और नेक रिलैक्सेशन करेंगे। आवाज बेहद मधुर थी। तुमने अनायास सिर घुमाया। सामने लगभग 23 साल की गोल चेहरे वाली एक लड़की थी, गोरा चेहरा, काले यूनिफॉर्म में सजी हुई। तुमने तुरंत नजरें हटा ली। लड़की की उंगलियों का दबाव बिल्कुल सही था। वह कंधों से लेकर पीठ तक धीरे धीरे मसाज कर रही थी। साथ ही मुस्कुराकर बोली, सर, आप आमतौर पर बहुत तनाव में रहते होंगे, आपके कंधे बहुत अकड़े हुए हैं। तुमने सहजता से जवाब दिया, पहले डिलीवरी का काम करता था। लड़की हल्का सा हंसी। स्पष्ट था कि उसे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि हजारों युआन के कपड़े पहनने वाला आदमी डिलीवरी बॉय रहा हो, यह सुनकर किसी को भी शक होता। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मसाज और भी सावधानी से करने लगी। कंधे, बाहें, फिर सिर की मालिश। तुम्हें लगा था कि बाल धोने में 10 मिनट लगेंगे, लेकिन पूरी प्रक्रिया इतनी आरामदायक थी कि तुम्हें नींद आने लगी। कुछ देर बाद वह झुककर एंगल एडजस्ट करने लगी। अनजाने में उसका शरीर तुम्हारे हाथ से हल्का सा छू गया। तुम एकदम सतर्क हो गए। दूसरी बार ऐसा हुआ तो तुमने चुपचाप अपना हाथ थोड़ा पीछे कर लिया। तीसरी बार तुमने आसपास नजर दौड़ाई। पास की कुर्सियों पर बैठे बाकी ग्राहक आंखें बंद करके आराम से यह सब एंजॉय कर रहे थे। तब तुम्हें समझ आया, 1888 युआन वाले पैकेज में इस तरह की आरामदायक सर्विस भी शामिल होती है। करीब 40 मिनट बाद बाल धोने की प्रक्रिया पूरी हुई। तुम्हें स्टाइलिंग सेक्शन में ले जाया गया। आईने में देखा, भीगे हुए बाल सिर से चिपके हुए थे और उस समय तुम्हारा चेहरा किसी बारिश में भीगे आवारा कुत्ते जैसा लग रहा था। तभी एक आवाज की सुनाई दी, हाय हैंडसम, नमस्ते, मैं टोनी हूँ। तुमने आईने में देखा, एक आदमी तुम्हारी ओर बढ़ रहा था। काला वेस्ट कोट, सफेद शर्ट, बाजू कोहनी तक मुड़ी हुई, हाथ पर हल्का टैटू दिखाई दे रहा था। उसके बाल भी बेहद स्टाइलिश तरीके से सेट किए हुए थे। वह कंघी उठाकर तुम्हारे बालों की बनावट महसूस करने लगा, फिर कुछ कदम पीछे हटकर सिर टेढ़ा करके तुम्हें ध्यान से देखने लगा। तुम्हारे चेहरे का बेस बहुत अच्छा है, मैं टेक्सचर्ड वेवी स्टाइल दूंगा, दोनों साइड्स को छोटा रखेंगे, ऊपर नेचुरल वॉल्यूम रहेगा, साफ और स्मार्ट लुक आएगा। कैसा रहेगा? तुमने कंधे उचकाए। आप जैसा ठीक समझो। अगले ही पल टोनी के हाथों का कमाल शुरू हो गया। तब तुम्हें समझ आया कि असली प्रोफेशनल किससे कहते हैं। कैंची उसकी उंगलियों के बीच ऐसे घूम रही थी जैसे कोई कलाकार मंच पर प्रदर्शन कर रहा हो। तेज, सटीक और बिल्कुल आत्मविश्वास से भरी। हर कट बिना किसी झिझक के लगाया जा रहा था। बालों की लटें एक एक करके नीचे गिरती रहीं।
आईने में तुम्हारी छवि भी धीरे धीरे बदलने लगी। सबसे पहले दोनों साइड्स को ट्रिम किया गया, तुरंत ही चेहरे की बनावट उभरकर सामने आ गई। फिर ऊपर के बालों को प्राकृतिक घुमाव दिया गया, फ्रंट के बालों को असमान टेक्सचर में काटा गया, जिससे चेहरा और आकर्षक दिखने लगा। करीब 30 मिनट बाद टोनी ने आखिरी बार सेटिंग स्प्रे लगाया और काम पूरा कर दिया। तुम आईने में खुद को देखते रह गए। कुछ पल के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ। अभी थोड़ी देर पहले जो साधारण डिलीवरी बॉय अंदर आया था वह जैसे गायब हो चुका था। उसकी जगह अब एक साफ सुथरा, आत्मविश्वासी और आकर्षक युवा खड़ा था। उसके चेहरे पर चमक थी, आंखें खुली और जीवंत लग रही थीं। यहाँ तक कि उसमें किसी फिल्म स्टार जैसी झलक भी दिखाई दे रही थी। चेहरा वही था, नक्श वही थे, लेकिन व्यक्तित्व पूरी तरह बदल चुका था। मानो किसी धूल से ढके हुए कीमती जेड पत्थर को साफ कर दिया गया हो और उसकी असली चमक सामने आ गई हो। टोनी ने कुर्सी के पीछे दोनों हाथ रखे और आईने से तुम्हारी प्रतिक्रिया देखने लगा। कैसा लगा? तुमने दिल से कहा, सच कहूं तो आपकी कला कमाल की है। टोनी मुस्कुरा दिया, फिर पूछा, पास ही रहते हो क्या? तुमने बिना सोचे जवाब दे दिया, हाँ। जैसे ही शब्द मुंह से निकले तुम्हें एहसास हो गया कि गलती हो गई है। वास्तव में ऐसा ही हुआ। टोनी की आंखें तुरंत चमक उठी। हमारे यहाँ मेंबरशिप कार्ड भी है। 5000 रिचार्ज करो तो 800 बोनस, 10,000 रिचार्ज करो तो 2000 बोनस। अगर आप अक्सर आते हैं तो काफी फायदेमंद रहेगा। तुमने तुरंत हाथ हिलाया, नहीं, मैं तो 3 महीने में एक बार बाल कटवाता हूँ। मेरे लिए मेंबरशिप लेना घाटे का सौदा होगा। टोनी ने जबरदस्ती नहीं की, बस अपनी जेब से एक बिजनेस कार्ड निकाला और तुम्हें थमा दिया। काले रंग के कार्ड पर सुनहरे अक्षर चमक रहे थे। मैट फिनिश वाला वह कार्ड काफी प्रीमियम लग रहा था। उस पर लिखा था चेन वेनबिन। तब जाकर तुम्हें पता चला कि टोनी उसका असली नाम नहीं बल्कि प्रोफेशनल नाम था। तुमने कार्ड जेब में रख लिया। टोनी मुस्कुराकर बोला, अगली बार सीधे मुझे ही ढूंढना। जब तुम बाहर निकले तो वह दरवाजे तक छोड़ने आया और लगभग 15 डिग्री झुककर विदा किया। 1888 युआन का बिल चुकाकर तुम सैलून से बाहर आ गए। लेकिन अब तुम्हारा मन कहीं और भटकने का नहीं था। तुम सीधे लिफ्ट लेकर पार्किंग के दूसरे बेसमेंट फ्लोर पर पहुंचे। कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गए। स्टोरेज बॉक्स से सिगरेट का पैकेट निकाला। छटाक, लाइटर की लौ जल उठी। तुमने लंबा कश लिया। निकोटीन का असर पल भर में पूरे शरीर में फैल गया। तुम चमड़े की सीट पर पीछे टिक गए। सिर उठाकर पार्किंग की धूसर छत को देखने लगे। फिर हिसाब लगाने लगे। कपड़ों पर खर्च 1,21,400 युआन, खाने पर खर्च 258 युआन, हेयर स्टाइल पर खर्च 1,888 युआन, कुल खर्च 1,24,146 युआन। यह रकम इतनी थी कि पहले वाला तुम जो दिन रात डिलीवरी का काम करता था उसे बिना कुछ खाए पिए लगातार 414 दिन यानी लगभग 1 साल और 1.5 महीना काम करना पड़ता। सिगरेट का धुआं धीरे धीरे ऊपर उठता रहा। तुमने आंखें बंद कर ली। कुछ ही दिनों में तुम्हारी जिंदगी इतनी बदल चुकी थी कि कभी कभी खुद तुम्हें भी यह सब सपना लगता था। लेकिन तभी दिमाग में सिस्टम की परिचित यांत्रिक आवाज फिर गूंज उठी। उपभोग राशि सफलतापूर्वक दर्ज की गई। होस्ट ने कुल 1,24,146 युआन खर्च किए हैं। लेवल अप की प्रगति 12.4%। कृपया उपभोग जारी रखें। ये सुनकर तुम्हारे होंठों पर मुस्कान आ गई। अब तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या पैसे कमाना नहीं थी, बल्कि इतने सारे पैसे खर्च करना। सिर्फ आधे दिन में तुमने अपनी 1 साल की कमाई के बराबर पैसा खर्च कर दिया था। तुमने सिगरेट की राख एस्ट्रे में झाड़ी, लेकिन होंठों पर फैलती मुस्कान रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अमीर होना सच में कमाल की चीज है। कार स्टार्ट हुई। तुमने गियर लगाया और पार्किंग से बाहर निकल गए। इरादा था नदी किनारे जाकर थोड़ी हवा खाने का, लेकिन तभी मोबाइल अचानक बज उठा। ठीक है, मैं 10 मिनट में पहुंचता हूं। तुमने तुरंत कार घुमा दी। जैसे ही गाड़ी विला कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुई, दूर से गेट के पास बैठी एक आकृति दिखाई दी। वह कोई और नहीं बल्कि चू यून्युए थी। आज उसने कल वाला बिजनेस सूट नहीं पहना था। उसकी जगह सफेद शर्ट और गहरे ग्रे रंग की स्कर्ट थी। स्कर्ट घुटनों से कुछ इंच ऊपर तक आती थी। वह नीचे बैठकर मोबाइल चला रही थी और उसके बगल में रखी ट्रॉली पर बड़े छोटे कई शॉपिंग बैग रखे हुए थे। तुमने कार से उतरकर दरवाजा बंद किया। आवाज सुनते ही चू यून्युए फुर्ती से खड़ी हो गई। मिस्टर जियान, लेकिन खड़े होते ही वह एक पल के लिए रुक गई। फिर उसकी नजर तुम्हारे ऊपर टिक गई। नहीं, मैं अभी आई ही हूँ। बात पूरी होने से पहले ही वह तुम्हें घूरने लगी। उसकी आंखें पहले तुम्हारे नए हेयर स्टाइल पर गईं, फिर कपड़ों पर और फिर वापस चेहरे पर। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, क्या यह वही इंसान है? कल का अस्त व्यस्त साधारण लड़का अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह अविश्वास से बोली, आपने नया लुक लिया है? हाँ, बस बाल कटवा लिए। तुमने सहजता से जवाब दिया और आगे बढ़कर कई बैग खुद उठा लिए। तब जाकर चू यून्युए होश में आई। वह भी बाकी बैग उठाकर तुम्हारे पीछे पीछे अंदर चली गई। कपड़े ड्रेसिंग रूम में टांगने के बाद अचानक तुम्हें एक बात याद आई। वैसे तुम्हारे पास किसी अच्छी हाउसकीपर या नौकरानी का संपर्क है? मैं एक भरोसेमंद काम वाली रखना चाहता हूँ। चू यून्युए ने तुरंत जवाब दिया, जी बिल्कुल है। आपकी क्या क्या जरूरतें हैं? तुमने कुछ देर सोचा। लगभग 40 साल की कोई आंटी, खाना अच्छा बनाती हो, काम में फुर्तीली हो और सबसे जरूरी ईमानदार हो। मुझे नहीं चाहिए कि घर से चीजें गायब होने लगी। चू यून्युए ने सिर हिलाया। समझ गई, मैं 2 दिन में कुछ अच्छे उम्मीदवारों की सूची तैयार कर दूंगी। जल्दी नहीं है? तुम लिविंग रूम की तरफ बढ़ते हुए बोले, वैसे भी मैं 2 दिन बाद अपने गांव जा रहा हूँ, शायद 1-2 महीने रुकूंगा। तुम सोफे पर बैठ गए और पैर सामने रखे टी टेबल पर टिकाए। काम वाली का फैसला मैं लौट कर करूंगा, और हाँ, जब तक मैं नहीं हूँ घर की नियमित सफाई करवाते रहना। चू यून्युए कुछ कदम दूर खड़ी थी। अचानक वह चुप हो गई। 1-2 महीने? जी, घर जाकर माँ बाप से मिलना है। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उसने अचानक जल्दी जल्दी कहा, अगर चाहें तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ, रास्ते में मदद भी हो जाएगी। वह बोलते समय अनजाने में अपनी शर्ट का बटन मरोड़ रही थी। तुम्हारा दिमाग उस पल थोड़ा धीमा चल रहा था और मुंह दिमाग से पहले बोल पड़ा, मैं अपने माता पिता से मिलने जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ क्यों जाओगी? कहीं तुम मेरे माँ बाप से मिलने की तैयारी तो नहीं कर रही? जैसे ही शब्द निकले, कमरे की हवा जम सी गई। चू यून्युए का चेहरा एकदम लाल हो गया। गर्दन से लेकर कानों तक रंग फैल गया।
वह घबरा गई। ना नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस, मेरा मतलब काम के सिलसिले में। वह इतनी घबरा गई कि ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। तभी तुम्हें एहसास हुआ कि मजाक कुछ ज्यादा हो गया। तुमने सिर खुजलाया और नजरें दूसरी तरफ कर ली। मजाक कर रहा था। तुम जाओ, अपना काम करो, जरूरत होगी तो मैं फोन कर दूंगा। जी मिस्टर जियान। चू यून्युए ने हल्का सा झुककर अभिवादन किया, फिर मुड़ी और बाहर जाने लगी। लेकिन 2 कदम बाद उसकी चाल अचानक तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह वहां से भाग निकलना चाहती हो। कुछ ही सेकंड में उसकी एड़ी की आवाज गलियारे में दूर तक गूंजने लगी। 3-4 घंटे बाद झिंघाई से लिंजियांग प्रांत जाने वाले एक्सप्रेसवे पर एक गहरे नीले रंग की मर्सिडीज G63 लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्थिर गति में दौड़ रही थी। कार के स्पीकर पर पुराना गाना बज रहा था, मुझे आसमान से 500 साल और उधार दे दो। तुमने बायां हाथ स्टीयरिंग पर रखा हुआ था, दायां हाथ गाने की ताल के साथ हल्के हल्के थपकी दे रहा था। सामने लंबी सड़क फैली हुई थी और कई साल बाद पहली बार तुम सचमुच घर लौट रहे थे। तुम खुद को रोक नहीं पाए और गाने के साथ जोर से गाने लगे। हालांकि सुर पूरी तरह बिगड़ गया था। सफर शुरू करने से पहले तुमने काफी सोचा था, अगर हवाई जहाज से जाते तो सिर्फ 2 घंटे लगते, लेकिन कार से करीब 1300 किलोमीटर का रास्ता, कम से कम 16-17 घंटे की ड्राइव। इतनी लंबी यात्रा में कमर और शरीर दोनों जवाब दे जाते, फिर भी तुमने कार से जाना चुना। सबसे बड़ा कारण था ये मर्सिडीज G63। अपने छोटे से गृहनगर वापस इतनी महंगी गाड़ी लेकर जाना, सिर्फ कल्पना करते ही तुम्हारी खोपड़ी सुन्न होने लगी। ऐसा लगता था कि 3 किलोमीटर के दायरे के सारे लोग देखने आ जाएंगे, कुत्ते तक तमाशा देखने निकल पड़ेंगे, और रिश्तेदारों की बातें, उनका तो कहना ही क्या। लेकिन फिर तुमने सोचा कुछ तो गड़बड़ है। सिस्टम हर सेकंड 1 युआन दे रहा है। एक दिन में 86,400 युआन, एक महीने में लगभग 25 लाख युआन। ये पैसा सिर्फ बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं। आज छिपा लोगे, कल परसों। घर की हालत तो एक दिन बदलनी ही है। जब सच सामने आना ही है तो शुरुआत में ही सब साफ कर देना बेहतर है। कम से कम बाद में झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिर यदि धन और सफलता लेकर घर न लौटो तो वह ऐसे है जैसे रात में रेशमी कपड़े पहनकर घूमना। ये कहावत याद आते ही तुम हंस पड़े। ये बात कभी प्राचीन योद्धा शांग्यू ने कही थी। हालांकि बाद में उसकी कहानी दुखद अंत तक पहुंची थी, लेकिन वह हिस्सा फिलहाल महत्वपूर्ण नहीं था। तुमने गाने की आवाजें और तेज कर दी और फिर एक बार सुर बिगाड़कर गाने लगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि तुम्हें कोई चिंता नहीं थी। आजकल इंटरनेट और शॉर्ट वीडियो पर कितनी कहानियां घूमती रहती हैं, रिश्तेदारों के उद्धार मांगने के किस्से। एक आदमी अमीर हुआ नहीं कि पूरा गांव मदद मांगने आ जाता है। घर बनवाने के लिए 30,000 कम पड़ रहे हैं, बच्चे की पढ़ाई के लिए थोड़ी सहायता चाहिए, बहू अस्पताल में भर्ती है। हर कहानी पहले से ज्यादा भावुक और हर बहाना पहले से ज्यादा प्रभावशाली। हालांकि तुम्हारी यादों में जान परिवार के रिश्तेदार बुरे लोग नहीं थे। बड़े चाचा पूरी जिंदगी खेती करते रहे, दूसरे चाचा कस्बे में हार्डवेयर की दुकान चलाते थे, बुआएं दूर दराज शादी करके बस गई थी, त्योहारों पर कभी कभार फोन पर बात हो जाती थी। लेकिन कौन जानता है, पैसा इंसान की असली फितरत की सबसे कठिन परीक्षा होता है। तुमने खिड़की नीचे कर दी, रात की ठंडी हवा अंदर भर गई और दिमाग में चल रही सारी उलझने धीरे धीरे उड़ गई। इतना सोचने से क्या फायदा, जो होगा देखा जाएगा। लगभग 17 घंटे बाद आखिरकार तुम अपने गृहनगर के पूर्वी हाईवे एग्जिट से बाहर निकले। कमर टूट चुकी थी, गर्दन अकड़ गई थी, दायां पैर एक्सीलरेटर दबाते दबाते सुन्न होने वाला था। रास्ते में 3 बार सर्विस एरिया पर रुके थे, 1 बार पेट्रोल भरवाया था, 2 कप नूडल्स खाए थे, 4 बार टॉयलेट गए थे और आधा पैकेट सिगरेट खत्म कर चुके थे। लेकिन जैसे ही सड़क किनारे लगा बोर्ड दिखाई दिया, कियांजो में आपका स्वागत है, तुम्हारी आधी थकान उसी पल गायब हो गई। कार शहर की मुख्य सड़क पर मुड़ी और तुम्हारी आंखें आश्चर्य से सिकुड़ गईं। यह कियांजो है। सड़क के दोनों ओर ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी थीं, नई चमचमाती डामर की सड़कें, रंग बिरंगे साइन बोर्ड, हर कुछ 100 मीटर पर ट्रैफिक सिग्नल। तुम्हें अच्छी तरह याद था 4 साल पहले जब तुम यहाँ से गए थे, सबसे ऊंची इमारत मुश्किल से 6 मंजिल की थी। सड़क किनारे ज्यादातर ईंटों के पुराने मकान थे, बरसात में जगह जगह कीचड़ भर जाता था। लेकिन अब सिर्फ 4 साल में पूरा शहर बदल चुका था। तुमने फिर से खिड़की नीचे की और बाहर देखा। नहीं, ये सपना नहीं था, कियांजो सचमुच बदल चुका था। अचानक सामने एक सुनहरी रोशनी चमकी। ली हुआ होटल, उसका चमकता हुआ साइन बोर्ड रात के अंधेरे में दूर से दिखाई दे रहा था। तुमने स्टीयरिंग घुमाया और सीधे होटल के पार्किंग क्षेत्र में गाड़ी लगा दी। सुबह के 3 बजे घर पहुंचकर माँ बाप को जगा देना ये ठीक नहीं लगता था। बेहतर था पहले कुछ घंटे आराम कर लिया जाए। होटल का लॉबी लगभग खाली था, इतना शांत कि तुम्हारे कदमों की आवाज तक गूंज रही थी। रिसेप्शन पर सिर्फ एक युवा लड़की बैठी थी। वह सिर झुकाकर मोबाइल चला रही थी, होठों पर हल्की मुस्कान थी। लगता था या तो कोई ड्रामा देख रही थी या फिर किसी हैंडसम लड़के की वीडियो। तुम काउंटर तक पहुंचे, दोनों हाथ टिकाए और धीरे से बोले, नमस्ते। जैसे ही तुमने हेलो कहा, लड़की लगभग उछल पड़ी। उसका मोबाइल धड़ाम से काउंटर पर गिर गया। स्क्रीन पर अभी भी एक वीडियो चल रहा था जिसमें कोई आदमी गाना गा रहा था। लड़की ने घबराकर सीने पर हाथ रखा, उसकी आवाज तक कांप रही थी। आप कब अंदर आए? तुम थोड़ा संकोच में सिर खुजलाते हुए बोले, अभी मुख्य दरवाजे से आया हूँ। डरा दिया क्या? लड़की ने कुछ सेकंड गहरी सांस ली, फिर मोबाइल उल्टा रखकर खुद को संभाला और प्रोफेशनल अंदाज में बोली, नमस्ते सर, क्या आपको कमरा चाहिए? ये बोलते ही वह खुद शर्म से लाल हो गई। तुमने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, जेब से पहचान पत्र निकालकर काउंटर पर रखा। फिर मोबाइल में पेमेंट QR कोड खोलते हुए पूछा, सबसे अच्छा स्वीट कितना है? लड़की
लड़की ने तुरंत जवाब दिया, लग्जरी बिजनेस स्वीट 2100 युआन, इसके साथ बुफे नाश्ता और ब्रंच भी शामिल है। ठीक है, एक कमरा बुक कर दो। पेमेंट होते ही रकम तुरंत कट गई। लड़की ने तेजी से सारी प्रक्रिया पूरी की, पहचान पत्र स्कैन किया और एक कार्ड तुम्हारी ओर बढ़ाया। रूम 1502, 15वीं मंजिल, लिफ्ट से उतरकर बाईं तरफ आखिर तक जाइए। तुमने कार्ड उठाया और सिर हिलाया। ठीक है, मुझे बस सोना है। लेकिन 2 कदम चलने के बाद तुम अचानक रुक गए, फिर पीछे मुड़कर बोले, वैसे? लड़की फिर से चौंक गई। तुम शांत स्वर में बोले, रात की ड्यूटी करना आसान नहीं होता, लेकिन ड्रामा या वीडियो में इतना मत खो जाया करो। अगर अंदर आने वाला मैं नहीं, कोई चोर होता तो। इतना कहकर तुम लिफ्ट में चले गए और लड़की वहीं खड़ी रह गई। कुछ देर तक उसे समझ ही नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दे। रूम 1502 का दरवाजा खुला। तुमने कमरे को देखने की भी जहमत नहीं उठाई। जूते समेत सीधे बिस्तर पर गिर पड़े। कपड़े तक नहीं बदले। 3 सेकंड बाद ही खर्राटों की आवाज आने लगी। जब दोबारा आंख खुली तो सूरज की किरणें पर्दे की दरारों से अंदर आ रही थीं। तुमने मोबाइल उठाकर समय देखा, दोपहर 1:03। तुम पूरे 10 घंटे सो चुके थे। चेहरा धोया, कल खरीदे हुए नए कपड़े पहने, पैरों में नए लोफर जूते डाले, आईने में खुद को देखा। कुल मिलाकर काफी फ्रेश लग रहे थे। बस आंखों के नीचे हल्की थकान बाकी थी। उसी समय पेट ने जोर से विरोध दर्ज कराया। भूख लग चुकी थी। तुम जल्दी से नीचे जाने के लिए निकले। लिफ्ट का दरवाजा खुला। तुम मुश्किल से 2 कदम आगे बढ़े होंगे कि पीछे से किसी ने पुकारा, जानफान। तुम अचानक रुक गए और तुरंत पीछे मुड़े। एक मजबूत कद काठी वाला आदमी होटल यूनिफॉर्म में तेजी से तुम्हारी तरफ आ रहा था। उम्र लगभग 25 साल, कंधे तुम्हारे कंधों से भी चौड़े, गोल चेहरा, हंसते समय आंखें लगभग गायब हो जाती थीं। तुमने ध्यान से उसे देखा, लेकिन दिमाग पूरी तरह खाली था। पहचान नहीं पाए, फिर भी वह तुम्हारा नाम जानता था। उस आदमी ने तुम्हारे चेहरे की उलझन देखी, हंसते हुए अपने सीने पर हाथ मारा। युए जिशियाओ, 11वीं कक्षा में तुम्हारे पीछे वाली सीट पर बैठता था। तुम्हारे दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई। युए जिशियाओ, यादों में जो लड़का था वो तो हड्डियों का ढांचा था, इतना दुबला कि दोस्तों ने उसका नाम ही पसलियांज रख दिया था। 800 मीटर दौड़ते भागते आधी जान निकल जाती थी। लेकिन सामने खड़ा आदमी कम से कम 170 पाउंड का होगा, गर्दन लगभग जांघ जितनी मोटी, यूनिफॉर्म की बाजू मांसपेशियों से तनी हुई थी। तुमने अविश्वास से उसकी तरफ उंगली उठाई। तू पसलियां? अरे यार, वो नाम मत याद दिला। युए जिशियाओ हंस पड़ा। तब घर की हालत खराब थी, पेट भर खाना नहीं मिलता था। दुबला नहीं होता तो क्या होता, बाद में होटल में नौकरी लग गई, रोज किचन का खाना मिलने लगा। बस 2 साल में 40 पाउंड बढ़ गए। तुम तुरंत सब समझ गए। हंसते हुए उसकी छाती पर हल्का मुक्का मारा, लेकिन ऐसा लगा जैसे दीवार पर हाथ मार दिया हो। सीना पत्थर की तरह सख्त था। तुम्हारी उंगलियां तक सुन्न हो गई। फिर तुम्हारी नजर उसके नेम प्लेट पर गई। उस पर लिखा था, मैनेजर युए जिशियाओ। तुमने हैरानी से कहा, वाह, अब तो मैनेजर बन गया। युए जिशियाओ ने हाथ हिलाया। अरे कहां, बस नाम का मैनेजर हूँ। असल में डांट खाने वाला पहला आदमी मैं ही हूँ। हालांकि उसके चेहरे की खुशी छिप नहीं रही थी। तुम दोनों हंस पड़े। फिर उसने पूछा, तू कब वापस आया? इन 4 सालों में बिल्कुल गायब हो गया था। स्कूल वाले ग्रुप में भी कभी जवाब नहीं देता। तुमने कहा, आज सुबह ही पहुंचा हूँ। असल में रात 3 बजे आया था, फिर सो गया और अभी उठा हूं। तुम्हारी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पेट जोर से गुर्राया। आवाज इतनी तेज थी कि दोनों ने साफ सुन ली। युए जिशियाओ ने अचानक माथे पर हाथ मारा। अरे हाँ, तूने अभी तक खाना नहीं खाया होगा। अरे मैं सोच रहा था कि तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों लग रहा है। चल चल, पहले कुछ खा लेते हैं। होटल के कर्मचारियों को हर महीने 3 फ्री मील कूपन मिलते हैं। आज वाला तुम्हारे नाम। ये कहते हुए युए जिशियाओ ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया और लगभग घसीटते हुए रेस्टोरेंट की ओर ले जाने लगा। तुमने मना नहीं किया। कारण ये नहीं था कि तुम एक वक्त के खाने के मोहताज थे, बल्कि इसलिए कि जिस अंदाज में उसने तुम्हें खींचा वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा स्कूल के दिनों में कैंटीन में आखिरी चिकन लेग के लिए लड़ते समय करता था। उसी ताकत के साथ, उसी बेपरवाही के साथ अचानक तुम्हें एहसास हुआ 4 साल में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन कुछ चीजें अब भी बिल्कुल वैसी ही हैं। बूफे रेस्टोरेंट में ज्यादा भीड़ नहीं थी। तुमने 2 चिकन लेग लिए, थोड़ा ब्रेस्ड पोर्क, हरी सब्जियों की एक प्लेट और एक कटोरी चावल। फिर खिड़की के पास एक सीट पर बैठ गए। लेकिन युए जिशियाओ सिर्फ एक कप कॉफी लेकर तुम्हारे सामने आ बैठा। खुद कुछ नहीं खाया, बस तुम्हें भूखे भेड़िए की तरह खाते हुए देखता रहा। फिर मुस्कुराकर बोला, चल बता, जिन्हाई में जिंदगी कैसी चल रही है? तुमने सवाल का जवाब देने के बजाय बात घुमा दी। पहले तू बता, स्कूल वाला पसलियां कब दालान मैनेजर बन गया? बीच की पूरी कहानी मैं मिस कर गया हूँ, जरा मुझे भी अपडेट दे। युए जिशियाओ तुरंत उत्साहित हो गया। कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला था, बिल्कुल तेरी तरह। वह हंसते हुए बोला, 2 महीने घर पर पड़ा रहा। माँ रोज डांटती रहती थी। फिर जिनवानतांग में अप्रेंटिस की नौकरी पकड़ ली। 600 युआन महीना, खाना और रहने की सुविधा अलग। तुमने सिर हिलाया। वही जगह है जिसके बाहर 2 सफेद पत्थर के शेर बने हैं। हाँ वही। वह तुरंत बोला, 2 साल तक जो काम मिला किया। बर्तन धोए, इतना धोया कि हाथों की चमड़ी उतरने लगी। सब्जियां काटी, इतना काटा कि उंगलियों पर हर वक्त पट्टियां बंधी रहती थी। वह ये सब ऐसे बता रहा था जैसे कोई सामान्य बात हो, लेकिन तुम समझ रहे थे कि इन शब्दों के पीछे कितनी मेहनत छिपी हुई है। बाद में मैनेजर ने देखा कि मैं काम से भागता नहीं हूँ। उसे लगा शायद मुझ में कुछ क्षमता है। फिर जब लिहुआ होटल खुला तो वह पूरी टीम लेकर यहाँ आ गया और मुझे भी साथ ले आया। तुमने सिर हिलाया। तो वो आदमी तेरे लिए बहुत बड़ा मददगार रहा होगा। मददगार? युए जिशियाओ हंस पड़ा। उसे तो दूसरा बाप कहो तब भी कम है। उसने कॉफी का घूंट लिया, लेकिन फिर जो कहा उससे तुम थोड़ा चौंक गए। हालांकि यहाँ लाने के बाद उसने मुझे सीधे मैनेजमेंट में नहीं डाला, बल्कि होटल के मुख्य दरवाजे पर खड़ा कर दिया। मेहमानों के लिए दरवाजा खोलना, सामान उठाना, झुककर स्वागत करना, गर्मी में धूप के नीचे खड़े रहना, सर्दियों में ठंडी हवा में जमना। दिन के अंत तक टांगें लकड़ी की तरह हो जाती थीं।
तुमने खाना खाते खाते चॉपस्टिक रोक दी, उसकी तरफ देखा, लेकिन युए जिशियाओ के चेहरे पर अब कोई शिकायत नहीं थी, जैसे वह उन दिनों को बहुत पहले स्वीकार कर चुका हो। उस समय मुझे भी गुस्सा आता था, सोचता था 2 साल उसके साथ काम किया, फिर भी नई जगह लाकर सबसे नीचे क्यों खड़ा कर दिया। वह हल्का मुस्कुराया। बाद में समझ आया उसने जानबूझकर ऐसा किया था। रेस्टोरेंट चलाना और होटल चलाना 2 अलग चीजें हैं। अगर नीचे से शुरू नहीं करोगे तो ऊपर पहुंचकर भी टिक नहीं पाओगे, तुमने कहा। और फिर युए जिशियाओ ने कंधे उचकाए। बस 2 साल दरवाजे पर, फिर सुपरवाइजर, फिर असिस्टेंट और अब दालान मैनेजर। तुमने तुरंत अंगूठा उठा दिया। कमाल है सच में। युए जिशियाओ थोड़ा शर्मिंदा हो गया। जल्दी से बात बदलते हुए बोला, अच्छा छोड़, स्कूल के बाकी लोगों की खबर सुन। इसके बाद दोनों पुराने सहपाठियों की बातें करने लगे। कौन शादी कर चुका है, किसके बच्चे हो गए, किसने अपना बिजनेस शुरू कर लिया, कौन पोर्श चलाने लगा और कौन अब भी पहले जैसा ही है। बातों बातों में पूरा 1 घंटा निकल गया। तुमने मोबाइल निकालकर समय देखा। दोपहर के 2 बज चुके थे। तुम कुर्सी से उठ खड़े हुए। चल अब मुझे निकलना चाहिए, घर जाकर माँ पापा से मिलना है। युए जिशियाओ कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया। हाँ, 4 साल बाद लौटे हो। आंटी अंकल तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। ये सुनकर तुम्हारे चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। अब आखिरकार घर लौटने का समय आ गया था। तुम उठे, युए जिशियाओ के साथ वीचैट पर संपर्क जोड़ा और फिर होटल से चेकआउट कर लिया। दोनों साथ साथ होटल के मुख्य द्वार से बाहर निकले। जुलाई की दोपहर थी। गर्म हवा की लहरें लगातार उठ रही थीं। हवा में तपते डामर की गंध घुली हुई थी। अचानक युए जिशियाओ ने पूछा, चाहो तो मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुला दूं? तुमने सिर हिलाया। जरूरत नहीं, मैं अपनी कार से आया हूँ। युए जिशियाओ ने भौं उठाई, लेकिन कोई और सवाल नहीं पूछा, बस मुस्कुराकर बोला, ठीक है, फिर कभी मिलते हैं, जरूर, बाद में संपर्क करता हूँ। इतना कहकर तुम पार्किंग की ओर चल दिए। लेकिन युए जिशियाओ तुरंत वापस होटल के अंदर नहीं गया। वह दरवाजे के पास खड़ा रहा, दोनों हाथ जेब में डाले, आंखें पार्किंग की दिशा में टिकी हुई थीं। उसे जिज्ञासा हो रही थी, आखिर उसका पुराना सहपाठी किस गाड़ी में आया था। करीब 30 सेकंड बाद एक गहरे नीले रंग की मर्सिडीज G63 पार्किंग से बाहर निकली। कार का शीशा आधा नीचे था। अंदर बैठे तुम साफ दिखाई दे रहे थे। तुमने खिड़की से हाथ हिलाकर आवाज लगाई, चलता हूँ, अगली बार दारू मेरी तरफ से। अगले ही पल इंजन गरजा। कार तेजी से आगे निकल गई, पीछे सिर्फ धूल और एग्जॉस्ट की हल्की गंध छोड़ते हुए। युए जिशियाओ वहीं खड़ा रह गया। धीरे धीरे उसने हाथ जेब से बाहर निकाला। उसकी आंखों में अविश्वास था। मर्सिडीज G63। 2 साल से होटल के दरवाजे पर खड़े खड़े उसने अनगिनत गाड़ियां देखी थीं, लेकिन इस कार को वह भली भांति पहचानता था। इसकी कीमत 3 मिलियन युआन से भी ज्यादा थी। वह सड़क के अंत तक गायब होती कार को देखता रहा, काफी देर तक हिला तक नहीं। तभी पास खड़ा बेलबॉय झाओ उत्सुकता से पूछ बैठा, भैया वो कौन था? युए जिशियाओ ने नजरें वापस खींची, हाथ में पकड़ी ठंडी हो चुकी कॉफी का घूंट लिया। मेरा हाई स्कूल का सहपाठी। क्या इतनी महंगी कार चलाता है? झाओ की आंखें गोल हो गईं। क्या करता है वो? युए जिशियाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिमाग में सिर्फ दोपहर की बातचीत घूम रही थी, वही साधारण सा वाक्य, बस ठीक ठाक है, किसी तरह गुजारा चल रहा है। 3 मिलियन की कार चलाने वाला आदमी और कह रहा है बस गुजारा चल रहा है। युए जिशियाओ ने एक ही घूंट में पूरी कॉफी खत्म कर दी, फिर कागज का कप मसलकर कूड़ेदान में फेंक दिया। उसे अचानक अपने पुराने क्लास टीचर को फोन करने का मन हुआ और सिर्फ एक सवाल पूछने का, सर आपने कहा था कि जियानफान जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, क्या आज भी आपकी यही राय है? उधर तुम कार चलाते हुए गुनगुना रहे थे, दायां हाथ स्टीयरिंग पर ताल दे रहा था। जब भी युए जिशियाओ का वह हैरान चेहरा याद आता, तुम्हारी हंसी छूट जाती। स्कूल का दुबला पतला पसलियां अब खुद एक चलता फिरता पहलवान बन चुका था। जिंदगी सचमुच अजीब कहानी लिखती है, लेकिन सच कहें तो पुराने सहपाठी के सामने अपनी सफलता दिखाने का एहसास बुरा नहीं लगा। ये दिखावा नहीं था, बल्कि एक अलग तरह का आत्मविश्वास था। एक ऐसा एहसास कि मैं ठीक हूँ, मैंने अपनी जिंदगी संभाल ली है। और यह संतोष भीतर से बाहर निकल ही आता है। शायद इसी वजह से कहानियों के अमीर नायक हर जगह घूमते रहते हैं, क्योंकि यह एहसास सच में नशे जैसा होता है। लेकिन तभी कुछ मिनट ड्राइव करने के बाद तुम अचानक चुप हो गए, चेहरे पर उलझन उभर आई। रुको, मैं जा कहाँ रहा हूँ? तभी तुम्हें याद आया, 2 साल पहले माँ पापा ने बताया था कि उन्होंने क्वांजो में नया घर खरीद लिया है। लेकिन कौन सा सोसाइटी, कौन सा ब्लॉक? उस समय तुम भीषण गर्मी में डिलीवरी कर रहे थे, 38 डिग्री तापमान, पसीने से तरबतर। फोन आधा सुना और जल्दी में काट दिया, पता कभी नोट ही नहीं किया। तुमने तुरंत कार सड़क किनारे रोक दी, मोबाइल निकाला और माँ का नंबर डायल कर दिया। अगले ही पल रिंगटोन बजने लगी। नीला नीला आसमान, हरी हरी घास, घास के मैदान से बीजिंग को निहारते हुए तुम्हारे होंठ अनायास फड़क उठे। माँ सच में ऐसी रिंगटोन इस्तेमाल करती हैं? 7-8 सेकंड बाद कॉल उठी। माँ की आवाज आई, हेलो शियाओफान। लेकिन पीछे इतना शोर था कि ठीक से सुनना मुश्किल था। 3 लाख, पोंग, 5 बांस, हाँ, किसने डिस्कार्ड किया? महजोंग की मेज पूरी रफ्तार से चल रही थी। तुमने फोन थोड़ा दूर कर लिया, कानों में भनभनाहट होने लगी। माँ, आप फिर महजोंग खेल रही हो? माँ ने बिल्कुल बेपरवाही से जवाब दिया। तो क्या हुआ? छुट्टी है, पड़ोसियों के साथ थोड़ा खेल रही हूँ। कोई काम था क्या? नहीं तो फोन रखूं, अभी अभी अच्छा टाइल मिला है। रुको रुको, तुमने जल्दी से उन्हें रोका, फिर मुस्कुराते हुए कहा, माँ मैं क्वांजो वापस आ गया हूँ। फोन के दूसरी तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। क्या कहा तुमने? तुमने हंसते हुए पूछा, आपने जो नया घर खरीदा है वो किस सोसाइटी में है? मैं भूल गया हूँ। माँ ने तुरंत जवाब दिया, वाटरफ्रंट न्यू सिटी, गोंगजियांग रोड पर है। तुम्हें लिहुआ होटल पता है ना? वहाँ से लगभग 300 मीटर आगे सड़क के बाईं तरफ गेट पर एक बड़ा फव्वारा बना है। स्टीयरिंग पकड़े तुम्हारा हाथ अचानक रुक गया। वाटरफ्रंट न्यू सिटी, लिहुआ होटल से 300 मीटर आगे गेट पर बड़ा फव्वारा। तुम्हारा दिमाग कुछ सेकंड के लिए खाली हो गया, क्योंकि कुछ देर पहले ही तुम उसी लिहुआ होटल से निकले थे और रास्ते में एक बड़े फव्वारे वाला रिहायशी कॉम्प्लेक्स भी देखा था। फिर पूरे स्टाइल में एक्सीलेटर दबाकर उसके सामने से निकल गए थे, अपने ही घर के सामने से, बिना पहचान। तुम काफी देर तक मुंह खोले बैठे रहे। आखिरकार मुश्किल से एक वाक्य निकला, ठीक है मैं अभी पहुंच रहा हूँ, जल्दी आना। माँ ने उत्साह से कहा।
मैं अभी नीचे आकर इंतजार करती हूँ। इसके बाद कॉल कट गई। तुमने मोबाइल की काली स्क्रीन को घूरा, फिर खुद ही हंस पड़े। 1300 किलोमीटर ड्राइव करके घर लौट आए, लेकिन आखिरी 300 मीटर में अपना घर पहचान नहीं पाए। सच में कमाल कर दिया था। उधर फोन करते ही दाई वेशुए ने मोबाइल टेबल पर पटका, अपने सामने रखे शानदार महजोंग हाथ को भी छोड़ दिया और एक झटके में कुर्सी से खड़ी हो गई। नहीं खेलना, नहीं खेलना, मेरा बेटा वापस आ गया है। सामने बैठी तीनों महिलाएं एक साथ सिर उठाकर देखने लगी। बाईं तरफ बैठी चेनी ने चश्मा ऊपर सरकाया और बोली, अरे हाथ तो बहुत अच्छा बना हुआ है, 2 राउंड और खेल लो। दाई वेशुए के चेहरे की खुशी छुप ही नहीं रही थी, मानो लॉटरी लग गई हो। वह मुस्कुराते हुए बोली, मेरा बेटा वापस आ रहा है। दाईं तरफ बैठी ली ने तुरंत पत्ते नीचे रख दिए। वही बेटा जो जिन्हाई में नौकरी करता है? हाँ, अभी गोंगजियांग रोड पर है, कुछ ही देर में पहुंच जाएगा। दाई वेशुए गर्व से बोली। तभी सामने बैठी यांगी की आंखें चमक उठी। वह पंखा झलते हुए बोली, अरे वेशुए, तुम्हारा बेटा आखिरकार घर लौट ही आया। लगता है बाहर जाकर खूब पैसा कमा लिया होगा। दाई वेशुए ने विनम्रता दिखाने की कोशिश की। अरे मुझे क्या पता, बच्चा सही सलामत लौट आया, वही बहुत है। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान और हल्का सा ऊपर उठा हुआ सिर सब कुछ बयान कर रहा था। तीनों महिलाओं ने यह बात साफ देख ली। चाइनी और ली ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर ली तुरंत खड़ी हो गई। चलो चलो, हम भी नीचे चलते हैं। इतने सालों से बस तुम्हारे बेटे की तारीफ सुन रहे हैं, आज असली इंसान को भी देख लेते हैं। यांगी भी तुरंत उठ खड़ी हुई, बैग कंधे पर डालते हुए बोली, हाँ भाई, अगर लड़के की अभी शादी नहीं हुई है तो मेरे पास कुछ बहुत अच्छी लड़कियों के रिश्ते हैं, बाद में मिलवा दूंगी। तीनों के चेहरे पर मुस्कान थी, बातें भी बेहद मीठी थीं, लेकिन दाई वेशुए के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। वह 20 साल से कैंटीन में काम कर रही थी, लोगों को पहचानने का उसे अच्छा अनुभव था। इन तीनों के मन में क्या चल रहा है वह अच्छी तरह समझती थी। सालों से वह अपने बेटे की तारीफ करती आई थी, कितना मेहनती है, कितना समझदार है, कितना जिम्मेदार है। अब उन लोगों के कान पक चुके थे, आज मौका मिला था और वे खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी। क्या दाई वेशुए सच बोलती थी या सिर्फ बड़ा चढ़ाकर बातें करती थी? सीधी भाषा में कहें तो वे तुम्हारे परिवार की असली हालत देखने जा रही थी।